अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आज आप खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर की वीडियो है, चैप्टर नंबर 5। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 2 और 4 के इम्पॉर्टेंट तरीन लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ और चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 जो है वो सेकंड स्टेट ऑफ मैटर के मुतालिक है, जिसका नाम है लिक्विड। लिक्विड स्टेट है। इसके अंदर से सेक्शन C का तो कोई सवाल नहीं आता है, लेकिन सेक्शन B में एक पार्ट आता है। तो उस एक पार्ट के लिए मैं आपको तैयारी कराने जा रहा हूँ और वो 2 टॉपिक हैं आज के लेक्चर में कवर होंगे इंशाल्लाह। एक है विस्कोसिटी और एक है सरफेस टेंशन। बड़े कॉमन से टॉपिक हैं, अगर आप लोगों ने कभी पढ़े हो तो इसको सेक्शन B के लिहाज से लेक्चर के तौर पे भी, नोट्स के तौर पे भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। पहला है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का जो लफ्ज़ है विस्कस से निकला है। विस्कस जो वर्ड है इसके लफ्ज़ी मायने थिक या हैवी के हैं। विस्कस, थिक या हैवी। जो विस्कस का वर्ड है इसका मतलब है थिक या हैवी। और उर्दू में अगर आप जानते हैं थोड़ी उर्दू तो गाढ़ा। अब ये क्या चीज़ है? ये एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की। इसमें ये होता है इस प्रॉपर्टी में कि जो लिक्विड फ़्लो करता है, क्योंकि जो लिक्विड है और गैस है ये फ्लूइड्स हैं। अगर आपने फिज़िक्स में भी चैप्टर 6 पढ़ा हो नई बुक में, ये फ्लूइड्स हैं, लिक्विड और गैस विच कैन फ़्लो। तो अब लिक्विड जो फ़्लो करता है, बहता है, तो इसके अंदर होती हैं लेयर्स। उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर लेयर्स, यानी लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर। इनविजिबल होती हैं, नज़र नहीं आती, लेकिन अनदेखी आँखों के पीछे अगर आप कभी पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें आपको ये लेयर्स मॉलिक्यूल्स की नज़र आएंगी। अब ये मॉलिक्यूल्स की लेयर्स जो होती हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इसको कहते हैं क्लिंगिंग टुगेदर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जब लिक्विड को हम किसी एक बर्तन से दूसरे में, एक कंटेनर से दूसरे में डालते हैं, जैसे जग से ग्लास में डालें आप पानी या कोई शरबत या लिक्विड या सिरप, या फ़्लो होते हुए कभी देखें सड़कों पे या गलियों में, अपने घरों में पानी बहाते हैं, धोते हैं कपड़े, उसमें पानी बहता है, या कमरे धो रहे हो, इस तरह मुख्तलिफ़ लिक्विड्स का फ़्लो। आबशार बहती है, समंदर, दरिया बहते हैं। तो ये जो लिक्विड्स फ़्लो करते हैं इनके फ़्लो में एक रेजिस्टेंस आती है, इंटरनल रेजिस्टेंस, मज़ाहमत या रुकावट, हिंड्रेंस, अपोजिशन। ये है दरअसल विस्कोसिटी। अब कुछ लिक्विड्स तेज़ फ़्लो करते हैं, फास्ट फ्लोइंग होते हैं, और कुछ लिक्विड्स आहिस्ता बहते हैं, आहिस्ता फ़्लो करते हैं, स्लो फ्लोइंग होते हैं। तो ये मोर विस्कस, लेस विस्कस हो जाते हैं। अब ये जो मोर विस्कस और लेस विस्कस लिक्विड्स होते हैं, इनकी वजह क्या होती है? तो इसको कहते हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह एक होता है टेम्परेचर, एक इसी तरह होता है मॉलिक्यूलर साइज़ और डेंसिटी। अब इसमें 2 फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी और एक के इन्वर्सली। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और मॉलिक्यूलर साइज़ डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितने हैवी या जितने लार्जर साइज़ के डेंसिटी के मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, वो लिक्विड उतना डेंसर हो जाएगा और उसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और वो आहिस्ता फ़्लो करेगा। इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी, वो रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी और लिक्विड को बहने में रुकावट या आहिस्तगी आएगी। टेम्परेचर उसके बरक्स है। गर्म कर दें अगर आप लिक्विड को तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी, ओवरकम हो जाएंगी, और लिक्विड गर्म हालत में निस्बतन आसानी से बहेगा, यानी उसकी विस्कोसिटी लेस हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आउटलाइन इसलिए बता दी कि अब आप अगर इसका नोट्स बनाना चाहें, समझना चाहें, वो आप मज़ीद कर सकते हैं। अमूमन इसका सवाल इस तरह से आ सकता है इम्तिहान में कि डिफ़ाइन विस्कोसिटी। तो डेफिनेशन आपके सामने है।
द मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू इट्स फ्लो, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी ये मॉलिक्यूल्स के लेयर्स के अंदरूनी मंजर हैं, बाहर नज़र नहीं आएगा हमें कि लिक्विड को क्या मसला हो रहा है बहने में। टू इट्स फ्लो इज़ नोन एज विस्कोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ईटा। ये ईटा जो है ये इसका निशान है, अमूमन इस तरह बना होता है, ये विस्कोसिटी का सिंबल है। एक्सप्लेनेशन है थोड़ी जो वही जो मैंने अभी बताई थी, फिर भी आप देख लें। लिक्विड्स हैव एबिलिटी टू फ्लो, लिक्विड्स जो है वो फ्लूइड्स हैं लाइक गैसेस, इनमें बहने की सलाहियत। लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड फ्लो ओवर वन अनदर, इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लेयर की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर बहते हैं या फिसलते हैं, स्लाइड करते हैं। द रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन, तो अब वो जो मॉलिक्यूल्स जब रगड़ेंगे, टकराएंगे, एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में होंगे तो लाजमी फ्रिक्शन आएगा, तो ये फ्रिक्शन ही जो है ना ये विस्कोसिटी है। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन विद ड्रॉ लिक्विड टुगेदर रिस्पॉन्सिबल, देखा ये जो मॉलिक्यूल्स को करीब रखती है कि भाई ये लेयर इस लेयर के साथ रहे, वो उसकी विस्कोसिटी का बायस होती है। जो आहिस्ता फ्लो करते हैं वो विस्कस होते हैं और जो तेज़ फ्लो करते हैं वो लेस विस्कस होते हैं। जैसे हनी, शहद आहिस्ता फ्लो होने वाला लिक्विड है। मोबिल ऑयल अगर देखो आपने जो ऑटोमोबाइल इंजन्स वगैरह में उसमें गाढ़ा होता है। डीज़ल ये फ्यूल है, गाढ़ा होता है पेट्रोल के मुकाबले में। जबकि इसी के बरक्स जो तेज़ बहने वाले हैं गैसोलीन, गैसोलीन मतलब पेट्रोल, गैसोलीन जो है ये पेट्रोल है। इसी तरह ईथर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बहुत ही पतला होता है, बहुत तेज़ बहता है। और वाटर तो आप लोग जानते ही हैं। अच्छा, इसी तरह इस सवाल में ये आ सकता है कि डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, वो फैक्टर्स बताएं जिस पे विस्कोसिटी का दारोमदार है। तो आप ये फैक्टर्स बताते हैं कि 1 2 3 करके कि इन फैक्टर्स पर दारोमदार है। तो अफेक्टिंग फैक्टर्स मेन जो है, जो मैंने अपनी गुफ्तगू में बताया था, 3 है, 3 फैक्टर्स। एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, बाइंडिंग फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, उतना लिक्विड विस्कस और थिक होता जाएगा। तो लिखा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस द मोर विस्कस द लिक्विड विल बी। सिंपल। इस एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि नॉन पोलर लिक्विड्स जो होते हैं, नॉन पोलर वो होते हैं जो आमतौर पे ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। अब नॉन पोलर में ये बेंजीन आ जाता है, गैसोलीन आ जाता है, मुख्तलिफ जो है केरोसिन आ जाता है, मिट्टी का तेल जिसको कहते हैं। ये सब जो है नॉन पोलैरिटी की वजह से इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, क्योंकि जो नॉन पोलर होगा का मतलब इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, इसके टर्मिनल्स नहीं होंगे प्लस माइनस। जब चार्ज नहीं होगा, टर्मिनल्स नहीं होगा, तो ढीले ढीले खुले खुले रहेंगे मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स। नतीजा मॉलिक्यूल की लेयर तो होंगी लेकिन वो इतना मजबूती से एक दूसरे को थाम के नहीं रखेंगी और लिक्विड निस्बतन आसानी से बहेगा, यानी हम कहेंगे लेस विस्कस है। जबकि इसी के बरक्स पोलर अगर हो जाए, यानी पोलर का मतलब जिसमें पोलैरिटी आ जाए, प्लस माइनस चार्ज आ जाए। अब जैसे मीथेनॉल, ग्लिसरॉल, अब इसके अगर आपको स्ट्रक्चर का भी पता हो तो अब ये मीथेनॉल ऐसा है, CH3OH, ये मीथेनॉल है। अब इसके अंदर ये ऑक्सीजन नज़र आ रही है, ऑक्सीजन की वजह से इसमें आ जाएगी पोलैरिटी और इसमें कार्बन की वजह से आ जाएगी पोलैरिटी। अब ये पोलर जो है मॉलिक्यूल होने का एक दूसरे को खींचेगा। साथ में आप ये भी देख सकते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग आ रही है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की भी आमेजिश है। इस ग्लिसरॉल जो होता है उसमें ये OH 3 दफ़ा लगे हुए होते हैं, इस तरह ये ग्लिसरॉल हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें पोलैरिटी आ जाएगी, कार्बन के ऊपर प्लस वाली और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वाली। तो इस तरह के जो होंगे ये विस्कोसिटी में हाई हो जाएंगे और उनका फ्लो आहिस्ता हो जाएगा। अच्छा, इसमें रीज़न्स बहुत सारी हैं। रीज़न्स इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखाता रहूँगा कि रीज़न अगर अटैम्प्ट करना चाहें आप, एक अलग सवाल होता है सेक्शन बी में, तो आप उसके लिए ये हैंडी नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी दिस रीज़न इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन विद फैक्टर्स, ये सब लिखते रहें। अगर आप इन नोट्स को और लेक्चर्स को अहमियत दे रहे हैं कि ये सर जब बात तो समझा रहे हैं,
वाटर इज़ मोर विस्कस देन एसीटोन। पानी जो है वो एसीटोन के मुकाबले में ज़्यादा विस्कस है। क्यों? वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्यों है भाई हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के अंदर? ये है वाटर मॉलिक्यूल। ये देख ले भाई, जिसने देखा हुआ है फिर देख ले कि ये कैसा वाटर है। हमने तो H2O देखा है। ये अंदर का मंजर है कि इसमें पोलैरिटी है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ पोलर मॉलिक्यूल है वाटर का। तो ये जो है ना इसको मजबूत बनाता है। जबकि इसके मुकाबले में लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस यानी वीक फोर्सेस मौजूद हैं एसीटोन में। अब एसीटोन के स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? एसीटोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब ये देखिए, इसमें कार्बन के साथ कार्बन का बॉन्ड आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड आ रहा है, यानी अब इसमें जो है लाइक एटम्स अपना बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो होती है ना, ये वीक फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स इसको कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्स, क्योंकि डिस्पर्स करती है भाई, दूर हटो तुम पहले ही मेरे जैसे हो। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की रिपल्शन फोर्सेस हैं जो वीक करेंगी उस मॉलिक्यूल को, हल्का करेंगी। तो नतीजा क्या हुआ आपके सामने? पानी विस्कस, एसीटोन लेस विस्कस। अल्कोहल जो है उसकी विस्कोसिटी डाईथाइल ईथर से ज़्यादा है। अब ये क्या है भाई? अब ये सारे जो है ना ये कंपाउंड, एसीटोन जो होता है ये ऑर्गेनिक है। वैसे सेकंड ईयर में तफसील ऑर्गेनिक की मुख्तसर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छे स्टूडेंट माशाल्लाह लेक्चर लेते हैं तो वो काम का फ़ायदा उठाएँ। अब इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर आप देखें, अभी जैसे मीथेनॉल बताया था वो इसी की फैमिली का है। इसमें 2 कार्बन आ जाते हैं, मिथाइल अल्कोहल मीथेनॉल में 1 आ जाता है, इसमें 2 होते हैं। ये मिथाइल अल्कोहल। अब इसमें अगर गौर करें तो इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड है, नज़र आया ये। जबकि ईथर जो है, ईथर में देखिए ऑक्सीजन सेंटर फिगर है, इसमें हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं आ रहा। मुख्तसर यूँ आप कह सकते हैं कि अल्कोहल में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस है और ईथर में नहीं है। तो ये चीज़ अल्कोहल को इन कंपैरिजन विद ईथर ज़्यादा विस्कस या थिक बना देगी, जबकि दोनों ऑर्गेनिक हैं फिर भी। जबकि उसमें वाटर जो था पिछले वाली रीज़न में, वाटर एक इनऑर्गेनिक शुमार होता है सब्सटेंस, जबकि उसके सामने जो दूसरा था एसीटोन वो ऑर्गेनिक था। ये नोट करते रहें, काम का लेक्चर है। हाँ, मैथ्स और डेरिवेशन नहीं आज के लेक्चर में, लेकिन इम्पॉर्टेंट इस सेंस में कि जो लर्निंग अंडरस्टैंडिंग के साथ नोट्स बनाना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तो ये आ गया इसके साथ एक और रीज़न का काम कि अल्कोहल की विस्कोसिटी ईथर से ज़्यादा होती है। अच्छा, सिर्फ ईथर बोल देना तो परेशान नहीं होइएगा कि डाईथाइल लिखा है। डाईथाइल ईथर इज़ द कॉमन ईथर, वरना ये भी लंबी बहस है कि ईथर्स क्या होते हैं, उनकी फैमिली। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में मैं तफसील बताता हूँ। तो ये देखें वर्डिंग आ गई कि इसमें अल्कोहल वाला जो हिस्सा है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स है, जबकि ऑन द अदर हैंड ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। देखा, डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो H नहीं था, डायमाई ऑक्सीजन की बॉन्डिंग थी ना। ये देखें, ये वाज़ा हो गया। मुख्तसर आप समझ पा रहे हैं कुछ कि जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स की इंटरएक्शन का मॉलिक्यूल बनेगा वो विस्कस और थिक हो जाएगा अगर वो लिक्विड है। टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान रखिएगा, पहला फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फैक्टर हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फैक्टर मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, यानी टेम्परेचर बढ़ाया और विस्कोसिटी हुई कम, या टेम्परेचर कम कर दिया, ठंडा कर दिया तो विस्कोसिटी और ज़्यादा हो जाएगी। हटो बच्चों, मसला हो जाएगा, यानी और बहेगा नहीं जो पहले ही नहीं बह रहा है। अच्छा, ये खुद एक रीज़न है कि विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ क्यों डिपेंडेंट है इन्वर्सली। आप लोगों ने मेरे साथ चैप्टर 4 पढ़ा है, इसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आई थी। उसका एक पोस्टुलेट था कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, जिसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। याद आ गया? वेरी गुड। तो जब ये बढ़ती है तो आपके सामने अब रीज़न है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन और उनकी स्पीड बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हटना चाहेंगे, एक दूसरे को
पुल नहीं करेंगे, पुश करेंगे, दूर हटाएंगे, नतीजा ओवरकम कर लेंगे वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक डाउन हो जाएंगी, वीकन हो जाएंगी, और हम कहेंगे लिक्विड पतला हो रहा है, यानी लेस विस्कस हो रहा है, उसकी बाइंडिंग फोर्सेस टूट रही हैं, चटक रही हैं। तो ये सामने रीज़न आ गई। अगर ये पूछा जाए कि वाई या हाउ टेम्परेचर डिक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, देखा है ओवरकम, ओवरकम के अगर आपने इंग्लिश में ये पढ़ा हो वर्ड, ओवरकम करना, किसी चीज़ पे काबू पा लेना या किसी चीज़ पे हावी आ जाना या उसके ऊपर काबू पाकर उसको अपने ज़ेरे ताबे कर लेना। तो ये आप लोगों को माशाल्लाह समझ में आ रहा होगा, बोरिंग ना लगे, क्योंकि कभी कभार कुछ स्टूडेंट जो मैथ्स करना चाहते हैं और डेरिवेशन उनको ये सिर्फ थ्योरी बोर करती है, लेकिन ख्याल रहे हर टच आएगा फिज़िक्स केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में जिसमें सिर्फ थ्योरी भी हो सकती है, सिर्फ डेरिवेशन भी हो सकती है, तो मिली जुली कैफियत है। अच्छा, घरेलू ज़िंदगी की भी एक मिसाल है कि अगर आपने कभी कुकिंग वगैरह की हो या किचन में गए हो तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है देखा हो कभी, तो गरम करते हैं तो ज़्यादा पतला हो जाता है, उसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ तलती है या वो पिघल जाता है, तो आसानी से उसमें कोई फ्राई करने वाली चीज़ डिप होकर अच्छी फ्राई हो सकती है। मॉलिक्यूलर साइज़ और डेंसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फैक्टर है, यानी जितना आप किसी मॉलिक्यूल को हैवी या डेंसर देखेंगे उस लिक्विड की विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। यानी आसान लफ्ज़ों में जितने मोटे मोटे सेहतमंद मॉलिक्यूल होंगे किसी लिक्विड के, वो लिक्विड मुश्किल से बहेगा, मुश्किल से दौड़ेगा। लाइक अ हेल्दी बॉय और पर्सन, हेल्दी लोगों से मुश्किल होता है ना थोड़ा चलना और दौड़ना, ये आसानी के लिए बताया कि समझ में आ जाए। अगर आप में से भी कोई हेल्दी है तो ये बहुत नेमत है अल्लाह ताला की, इसमें कोई जुमला सर ने नहीं मारा है आपको। मॉलिक्यूलर साइज ऑल्सो इफेक्ट्स विस्कोसिटी, द लार्जर द मॉलिक्यूल्स द मोर द मॉलिक्यूलर चेन्स टेंगल्ड अप, टेंगल्ड अप का मतलब उलझ जाना या एक दूसरे में मर्ज हो जाना, क्योंकि मॉलिक्यूलर चेन्स होती हैं एक के ऊपर एक मॉलिक्यूल, यानी इस तरह अब ये एक मॉलिक्यूल है, इसके साथ एक और मॉलिक्यूल है, एक और मॉलिक्यूल है, अब इसी के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, तो फ़र्क आएगा अगर मॉलिक्यूलर साइज़ या डेंसिटी बदल जाएगी उनके टेंगल अप होने पे, यानी उनके क्लोज होने पर और उनके विस्कोसिटी को बढ़ाने में। अब आगे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, पैराफिन ऑयल एंड मोटर ऑयल आर मोर विस्कस। पैराफिन ऑयल वो होता है जो पैराफिन वैक्स नहीं होती, कभी आपने देखा हो पैराफिन वैक्स, थोड़ी लचीली सी होती है, गाढ़ी होती है, विस्कस होती है, वो इसी का रेजिडुअल प्रोडक्ट होता है जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं। और मोटर ऑयल तो आप जानते ही हैं कि जो मोटर ऑयल्स वगैरह होते हैं वो विस्कस होते हैं। अच्छा, अब हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर, जल्दी जल्दी कर लें भाई, अब आप लोगों को समझ में आ गया माशाल्लाह। अच्छा, ये डायग्राम एक आ गई इस मकसद से कि ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का कहानी क्या थी, ये थी। ये देखें, अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये इस वाले मॉलिक्यूल को खींचे, ये मॉलिक्यूल इसको खींचे, ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कहलाती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो मॉलिक्यूल्स की आपस में हो। अब यही अगर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हम उसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की एक टाइप या एक किस्म है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डायग्राम भी समझने की आ गई। अच्छा, ये डायग्राम अगर सवाल रेयर है, चांस कम है, लेकिन अगर आ जाए कि एक्सप्लेन विस्कोसिटी तो डायग्राम बनेगी, वरना नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए खाली। हनी इज़ मोर विस्कस। अच्छा, हनी के ज़्यादा होने की वजह क्या है? अब हनी का तो आपको कभी फार्मूला भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता है, तो केमिकल फार्मूला। तो अब हनी जो है वो विस्कस क्यों है? अब इसके पीछे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, मॉलिक्यूलर साइज़ और डेंसिटी इसकी रीज़न है कि साइज़ में बड़े हैं पानी के मुकाबले में मॉलिक्यूल्स हनी के, यानी हनी के मॉलिक्यूल्स को अगर मैं समझाने के लिए बोल दूँ इतने बड़े मॉलिक्यूल हैं, तो पानी के इसके मुकाबले में इतने बड़े मॉलिक्यूल हैं। तो अब जब कंपैरिजन इस तरह होगा तो पानी तेज़ बहेगा, विस्कोसिटी में लेस हो जाएगा, और हनी मोर विस्कस होकर आहिस्ता बहेगी। बस ख्याल रखिएगा कि हनी असली हो तो, वरना शहद का असली मिलना भी एक मुश्किल बात है। सही है जनाब। अब यूनिट्स और इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म। अच्छा, यूनिट्स जो है इसके एमसीक्यूज़ में भी काम आ सकते हैं, और एक्सप्लेन होगा तो आप यूनिट्स देंगे, वरना नहीं। यानी सवाल भी साथ साथ लिख रहे हैं। डिफाइन विस्कोसिटी ऑन व्हाट फैक्टर्स इट
डिपेंड, तो आप डेफिनेशन देंगे, फिर तीनों फैक्टर्स और उसके साथ 3-3-4 लाइनें लिखेंगे, एग्जाम्पल दे दो तो वेल एंड गुड, वरना नो इशू। डायग्राम नहीं, रीजंस नहीं। लेकिन अगर रीजंस कर रहे हैं तो रीजंस सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कभी 10 ईयर देखेंगे, 5 ईयर देखेंगे, नई बुक है फिर भी ये पुराने टॉपिक में भी, पुरानी बुक में भी ये लिक्विड का टॉपिक था। तो ये रीजंस उस सेंस में अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो नॉट द पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। यूनिट्स एमसीक्यूज़ में भी काम के हैं और एक्सप्लेनेशन का अगर सवाल आ जाए, अगर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इतना हैवी वेट टॉपिक नहीं है कि इसको 4 मार्क्स का पूरा वो एक्सप्लेन के लिए बनाए, तो ये यूनिट्स उस वक्त के लिए आप इसको लिखें। जैसे एमसीक्यूज़ में आ जाएगा ऐसा यूनिट विस्कोसिटी का क्या है, तो न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन में, गलती ना हो भाई, न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, सही है। और जो कॉमनली यूज़ इसके यूनिट्स हैं वो पॉइस और सेंटीपॉइस हैं, पॉइस और सेंटीपॉइस, यानी न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर तो ऐसा यूनिट हो गया। और ये कॉमन यूनिट्स का मतलब जो केमिस्ट्री में या केमिकल लिक्विड्स में इस्तेमाल होता है वो पॉइस या सेंटीपॉइस है। ये रिलेशन एमसीक्यूज़ में काम आएगा, न्यूमेरिकल तो होते नहीं लिक्विड के। और सेंटीपॉइस का इससे क्या ताल्लुक है, ऐसा यूनिट से, वो 10⁻⁻3। तो इसको एमसीक्यूज़ करके लिख लीजिएगा। और इसको मेजर करते हैं विस्कोमीटर से, जो ऑसवर्ल्ड ने बयान किया था, वही ऑसवर्ल्ड जिसका इंडिकेटर होता है, और ऑसवर्ल्ड मेथड जिसने, याद है, नाइट्रिक एसिड बनाया था। विस्कोमीटर से इसको मेजर करते हैं, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं, तय होता है कि कितना गाढ़ा या पतला लिक्विड है। सरफेस टेंशन, जल्दी जल्दी कर लें भाई, आप लोग जो है कहीं बोर ना हो जाएं। सरफेस टेंशन जिसको उर्दू ज़बान में कहते हैं सतह का तनाव, सतही तनाव, यानी लिक्विड जो होता है उसकी एक सरफेस बनती है। कभी आपने देखा हो, पानी को आप जग में लें, उसकी एक सतह बनती है जिसको मेनिस्कस कहते हैं, ऐसी बनी या ऐसी, लोअर मेनिस्कस या अपर मेनिस्कस। किसी सिरप को, किसी जूस को, किसी मिल्क को, लिक्विड को किसी कंटेनर में लें, देखिएगा बाउल में लें, कप में लें, टब में लें, उसमें एक सतह बनती है। ये सरफेस टेंशन उसी की कहानी है। असल में जो लिक्विड की सतह होती है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की मानिंद होती है, यानी कि लगता है कि कोई चीज़ खींची जा रही है, स्ट्रेच हो रही है, कोई पुलिंग फोर्स, उसमें अनदेखी ताकत एक दूसरे को खींच रही है। एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा इस टॉपिक में टाइम बच जाएगा कि कहानी क्या है सरफेस टेंशन की। ये देखें भाई, ये डायग्राम जो है ना ये बोल रही है, ये वाली राइट वाली देखिए, ये वाली, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 तरफ से जो है पुल होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें इस मॉलिक्यूल ए पे आप गौर कर रहे हैं, तो ये एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, और एक इधर से खींच रहा है, यानी बीनीथ मॉलिक्यूल से और नेबरिंग सरफेस राइट लेफ्ट मॉलिक्यूल से। ओके हो गया। लेकिन अब आप एक अंडरनीथ मॉलिक्यूल पे गौर करें, ये चारों तरफ से खींच रहा है, ऊपर से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, नीचे से भी, यानी 1 2 3 4 हो गए इसके। अब आपको इस पे नहीं, इस पे गौर करना है, आप इस पे गौर करें, इस पे गौर करें। सरफेस टेंशन जो सरफेस पे आए, सरफेस ये हो गई ना लिक्विड की, ये सरफेस बन गई। अब ये सरफेस मॉलिक्यूल की जो ये खींचातानी है ना, खींचातानी, कभी टग ऑफ वॉर आपने बचपन में खेला हो, इधर से भी खींच रहे हैं, उधर से भी खींच रहे हैं, तो क्या होता है, कोई लुढ़क जाता है, कोई गिर जाता है, जान लगानी पड़ती है ना, टग ऑफ वॉर जिसको कहते हैं, रस्साकशी। तो इसमें अब देखें दाएं बाएं वाले भी खींच रहे हैं, नीचे वाले भी। नतीजा क्या होगा, एक ख़ास माहौल पैदा हो जाएगा कि या तो वो कहेगा नीचे आ जाओ, या वो कहेगा मैं नहीं आ रहा। तो ये जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन थिन फिल्म जैसा मंजर बन गया ना लिक्विड के सरफेस पर, दैट इज़ सरफेस टेंशन। और ये फोर्स की वजह से, स्ट्रेचिंग फोर्स की वजह से, एनर्जी की वजह से होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है बड़ा ज़रूरी है। डायग्राम भी बना लें, राइट वाली एक्सप्लेन के साथ होगी, लेफ़्ट वाली जो है वो डायग्राम का इंटरनल मंजर है, तो ये मत देखें, वो देख लें बस, राइट वाली। सही है भाई, जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं समझाने लग जाता हूँ, उसमें थोड़ा वक्त लगता है भाई। द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन द यूनिट लेंथ और एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स, यानी जो सरफेस थी इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ या एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये है सरफेस टेंशन। समझ में आसान सी बात, यानी
अगर ये लिक्विड की सतह है तो इस पर परपेंडिकुलरली, यूँ टेढ़ी तिरछी नहीं, परपेंडिकुलरली कितनी फोर्स लगी। अब कितनी लिक्विड की लेंथ है, यानी टब है, बाल्टी है, जग है, मग है, गिलास है, जितनी लेंथ आ जाएगी उसकी बुनियाद पे उसके ऊपर कितनी परपेंडिकुलर फोर्स लगी। या दूसरे लफ्ज़ों में एनर्जी पर यूनिट एरिया, क्योंकि बर्तन जो होगा गोल होगा, गिलास है, टब है, मग है, बाल्टी है, तो उसकी वजह से उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा। तो एरिया के साथ एनर्जी और फोर्स के साथ लेंथ, इन दोनों में से किसी एक तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है सरफेस टेंशन को। नीचे की जो डेफिनेशन है छोटी लग रही होगी आपको, मुमकिन है आपको आसान लग जाए, तो ये याद कर लें। मायने दोनों में एक ही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है, और वो ये कि जो लिक्विड सरफेस स्ट्रेच हो जाती है या फोर्स और एनर्जी की वजह से दबाव का और खिंचाव का शिकार हो जाती है, उसको कहते हैं सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन में एक चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स जो है वो मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स होती हैं। कोहेसिव आपस में, यानी कभी हो रहा हुआ कोऑपरेशन, कोइंसिडेंस, को एजुकेशन, को लीनियर, को होता है आपस में, और एडहेसिव, एडहेजन मुखालफत में। यानी मैं अगर लिक्विड का मॉलिक्यूल हूँ तो मेरे मॉलिक्यूलों के साथ जो अट्रैक्शन होगी आपस में ये कोहेसिव होगी, और मैं जिस बर्तन में रखा हूँ, गिलास के, एल्युमिनियम के, स्टील के, जिस मटेरियल में मैं हूँ, क्योंकि लिक्विड को सड़क पे बहा के तो नहीं स्टडी करेंगे ना, किसी बर्तन में रखेंगे, वेसल में, कंटेनर में, बाउल में रखेंगे, उसके मॉलिक्यूल, क्योंकि वो भी मैटर है, सॉलिड इज़ अ मैटर। दीवार जो है किस चीज़ की है उस बर्तन की, एल्युमिनियम है, स्टील है, क्या है, तो उसके मॉलिक्यूल की मेरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन, ये है एडहेसिव। क्योंकि हम दो अलग अलग नेचर या अलग अलग मटेरियल हैं, लेकिन मेरे ही मॉलिक्यूलों के साथ, यानी लिक्विड के आपस में कोहेसिव, और लिक्विड और सॉलिड के साथ एडहेसिव। नीचे लिखा हुआ आएगा, इसलिए मैंने लिख के नहीं दिखाया, क्योंकि वो एक अलग से एक हेडिंग मैंने आप लोगों की लगाई है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। टू किलिंग टुगेदर, देखिए यही है, जुड़े रहना, चिपके रहना, करीब करीब रहना। इसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकती है और दूसरी फोर्सेस भी हो सकती हैं, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल बी और ए लिखा हुआ है वो नीचे डायग्राम में आ गया है, तो ये मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये ए और बी वही है जो मैं अभी आपको रेड पेन से बोल्ड करके दिखा रहा था कि ए मॉलिक्यूल जो सरफेस पे उस पर गौर करें, बी पे नहीं, वो नीचे है। अब जल्दी से इसके फैक्टर्स और आखिर में कुछ रीज़न्स और दी एंड, बस 5 से 8 मिनट आप मुझे बर्दाश्त कर लें, थैंक्स फॉर दैट। फैक्टर्स, अच्छा इसका क्वेश्चन लाइक है कि अगर वो कहे कि डिफाइन सरफेस टेंशन और आगे लिखा ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड, तो बिल्कुल वही पिछला लुक और टेक्सचर और रिक्वायरमेंट रहेगी जो विस्कोसिटी के साथ रही है। अच्छा, इसका कॉमन फैक्टर्स हैं जो विस्कोसिटी हैं वही इसके हैं, बस एक फैक्टर ऑप्शनल है जो उसमें लिखा है वो इसमें ना लिखें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें भी होगी, टेम्परेचर इसमें भी होगा। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल डेंसिटी, इसके फैक्टर में कुछ टीचर्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, शुमार नहीं करते हैं, तो मैंने भी नहीं किया है, वरना तीनों फैक्टर दोनों में लिख देंगे, कोई मसला नहीं होगा। कॉमन फैक्टर यानी टाइम बचाने की टेक्निक भी बता रहा हूँ और दिमाग बचाने की भी, जान नहीं छोड़ा रहा हूँ। कभी ये नहीं सोचा सर कह रहे हैं जान छोड़ा दी, आप भी इस टेक्निक से करेंगे तो आपको बर्डन और आपको एकदम टायर्डनेस महसूस नहीं होगी अपनी पढ़ाई में, और कहेंगे मैं थक गया, बेजार हो गया पढ़ाई से। सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन, इसमें भी वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग, सरफेस टेंशन उतनी ज़्यादा, यानी जो गाढ़े लिक्विड होंगे उनकी सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी, जो विस्कस होंगे उनकी सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी। समझ में आ गया? तो वाटर की ज़्यादा होगी और ईथर वगैरह की कम होगी। ओके हो गया। मरकरी इसमें एग्जाम्पल है, जैसे मरकरी चला सकते हैं, हनी चला सकते हैं। मरकरी देखा होगा थर्मोमीटर्स में होता है मरकरी, बड़ा थिक लिक्विड है। इसकी वजह यही है कि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी फोर्सेस आपस में बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और इसमें जो फोर्स होती है, क्योंकि मरकरी इज़ द मेटलिक, तो मेटलिक बॉन्ड्स होते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मत ले आइएगा, मेटलिक बॉन्ड्स यानी मेटल के मेटल को जोड़ने के लिए, यानी मरकरी क्या है, Hg है ना, अगर कभी पढ़ा हो आपने, हाइड्रोजेरम जिसका सिंबल होता था, गैसियस स्टेज बढ़ा है 760 मिलीमीटर या 760 टॉर ऑफ मरकरी प्रेशर, याद आ गया, दैट इज़ मरकरी। तो मरकरी के साथ जो बॉन्ड होंगे वो कहलाएंगे मेटलिक बॉन्ड, क्योंकि आपस में कोई इसके और कोई यानी ये
डॉटेड लाइन से होता है, मेटालिक बॉन्ड दिखाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को भी डॉट से दिखाते हैं। तो इस तरह होते हैं इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड। वाटर की जो है सरफेस टेंशन अल्कोहल से अब ज़्यादा है, क्योंकि वाटर में दो तरफ से एच था, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया था विस्कोसिटी के साथ, और अल्कोहल में एक तरफ से था। तो अब आप लोग समझदार हो गए, देख लें कि वाटर में ज़्यादा, यानी कि लग रहा होगा इसमें टक्कर का मुकाबला आ गया, क्योंकि वाटर में ऐसा मंजर था, सही है, और अल्कोहल में ऐसा मंजर था। अब खुद देख लें, आप लोग समझदार हैं। इसमें दो हाइड्रोजन, इसमें एक और एक नहीं, एक कार्बन के साथ बॉन्ड जाएगा ना इसका ऑक्सीजन के, तो ये देखें ये मजबूत बॉन्ड हो जाएगा वाटर वाला, और ये कमज़ोर। समझ में आ गई गेम? तो उसकी वजह से सरफेस टेंशन अल्कोहल की कम हो जाएगी और वाटर की ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये वैल्यूज़ आपकी बुक से मैंने उठाई हैं, अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन कब लिखेंगे? अगर रीज़न, ख्याल रहे रीज़न इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। मैं आपको एक साइड क्वेश्चन भी कवर करा रहा हूँ इन दो टॉपिक्स के तोफैल, कि रीजनिंग का सवाल एक है केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर में सेक्शन बी में, लाजमी, कंपलसरी नहीं, लाजमी मतलब यानी आता ज़रूर है, अब आप अटेम्प्ट करें ना करें। अब ये अर्ग्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना, देखें अर्ग्स होते हैं एनर्जी के यूनिट्स, और सेंटीमीटर स्क्वायर तो है एरिया के यूनिट्स, भी जस्टिफाई हो गए। अर्ग्स पर यूनिट स्क्वायर यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब खुद देखें 72 बड़ी वैल्यू है जो कि पानी की है, और 22 छोटी वैल्यू है जो कि अल्कोहल की है। तो इस वैल्यू से और ऑथेंटिसिटी हो गई। अच्छा, टेम्परेचर इसलिए लिखा जा रहा है, वेरी गुड, कि टेम्परेचर ज़्यादा कम कर देंगे तो ये वैल्यू बदल जाएगी, प्रैक्टिकल वैल्यूज है ये। टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी कम, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन भी कम। सही है जनाब? टेम्परेचर पहले ही बता दिया, फिर भी देख लें आप, सरफेस टेंशन डिक्रीज़ हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, और वजह वही है पुरानी बिल्कुल सेम, कि इसमें कोहेसिव फोर्स ब्रेक डाउन होंगी और नतीजा हो जाएगा उसका। अच्छा, अब ये डाइन पर सेंटीमीटर, ये फोर्स के यूनिट हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये एनर्जी के, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया। और ये CGS यानी कॉमन यूनिट्स केमिस्ट्री के हैं, डाइन और आर्ग्स, वरना आप लोग सोच रहे होंगे ये तो फोर्स तो न्यूटन में होनी चाहिए, वो ऐसा ही यूनिट हो जाएंगे। और इधर आप एनर्जी सोच रहे होंगे जूल, वो ऐसा ही यूनिट हो जाएंगे। अच्छा, ये स्टेलेग्मोमीटर एक मीटर होता है, इससे मेजर करते हैं। अच्छा, ये लफ्ज़ आपके बुक में नहीं है, मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया, स्टेलेग्मोमीटर, जिससे हम सरफेस टेंशन मेजर करते हैं। अच्छा, वो कोहेजन एडहेशन बता के मैं आपको छुट्टी देने जा रहा हूँ। ये देख लें भाई, ये देखें आगे जो मैंने कहा था कि मैं इसलिए वहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ कि ये हमारे पास नोट्स में मौजूद था। ये देख लें भाई, आ गया कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव जो है लिक्विड टू लिक्विड मॉलिक्यूल, लेकिन द फोर्सेस अमंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स, यानी अगर ये लिक्विड है तो इनकी आपस में जो होगी ना, ये होगी कोहेसिव, समझ गए? और ये जो लिक्विड है और कंटेनर वाला जो लिक्विड है, इसका रंग बदल दूं मैं आपको समझाने के लिए, यानी कि ये अगर कंटेनर का लिक्विड, कंटेनर का सॉलिड मॉलिक्यूल है, तो अब इसमें और इसमें, इन दोनों के दरमियान जो होगी ये एडहेसिव होगी। आसानी की बात क्या हुई? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल लिक्विड टुगेदर आपस में कोहेसिव, और मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड विद मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड कंटेनर और वेसल इन विच लिक्विड इज केप्ट मुख्तलिफ अपोजिट, दैट इज एडहेसिव। अब इसमें होता क्या है, अगर कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी आपस में तो मिनिस्कस ऐसा बन जाएगा और लिक्विड जो है बर्तन को गीला भी नहीं करेगा। इसको कॉन्वेक्स मिनिस्कस कहते हैं, यानी अपवर्ड मिनिस्कस। और ये होता है कॉनकेव मिनिस्कस, दबा हुआ, यानी डाउनवर्ड। ये मरकरी में बनता है और ये वाटर में बन जाता है, क्योंकि जो पानी है, कभी देखा होगा गिलास में आप पानी पिए, फिर उसके अंदर पूरा पीने के बाद झाँकें, वॉल्स के ऊपर, गिलास के ऊपर नन्हे नन्हे बारीक बारीक जो है टाइनी ड्रॉप्स, कतरे दिखेंगे। वहाँ पे इतनी उसकी एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग थी कि वहाँ पे एक चिपका ही रह गया वो कतरा कोने में इधर उधर। जबकि मरकरी को कभी देखें आप, कभी एक्सीडेंटली थर्मोमीटर जो है घर में टूट जाए, एहतियात रखिएगा, मरकरी इज़ अ पॉइजन, जहर है।
तो वो पूरा जहाँ जाता है एक साथ मरकरी जाता है, दीवार पे एक नन्ना सा कतरा भी नहीं बचेगा, जहाँ जाएगा एक साथ जुड़ता चला जाएगा। बल्कि इवन कभी अगर आप उसको स्टिक लेके या किसी एहतियात के साथ एक कतरे को किसी दूसरे कतरे के इतने दूर लाएंगे, लगेगा मैग्नेट की तरह खींच लिया दूसरे ने। कभी चेक कीजिएगा। जी मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या मतलब हुआ, इतनी उनकी कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, एडहेसिव बिल्कुल कम है मरकरी। तो ये मज़ेदार बात थी, अगर समझ में आ गई तो पढ़ के जल्दी से ख़त्म करें। अच्छा, कैपिलरी एक्शन ये होता है कि कभी आपने स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पिया हो या कोई बच्चों के साथ शरारत की हो पानी पीने के लिए, तो ये जो बर्तन के अंदर कैपिलरी होती है ना, इसके अंदर देखें आप पानी यहाँ तक रखें, लेकिन कैपिलरी में यहाँ तक चढ़ गया। क्यों? सरफेस टेंशन। जो कैपिलरी का बोर है, यानी ये डायमीटर है, बोर दैट इज़ डायमीटर। अब ये जो डायमीटर बोर है, ये इस पूरे के मुकाबले में, यानी इसको यूँ समझ लें कि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और इसका एरिया कम है। तो इस डिफरेंस की वजह से सरफेस टेंशन क्रिएट होगा और आपके मुंह लगाने से पहले उसके अंदर कुछ हद तक लिक्विड चढ़ जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड कैपिलरी एक्शन, यानी राइजिंग ऑफ अ लिक्विड इन अ स्मॉल बोर कैपिलरी और स्ट्रॉ विदाउट सक्शन, खुद ही से ऊपर चढ़ जाना। और बिल्कुल इसी तरह देखा होगा, ब्लॉटिंग पेपर होता है, कॉटन के कपड़े हैं, उस पर एक कतरा कोई इंक या कोई सालन गिर जाए, वो इतनी जगह फैल जाता है। देखा है कभी? ये सब सरफेस टेंशन की कहानी है। इसी तरह कभी देखा होगा, फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो होता है वो स्फेरिकल शक्ल का ऐसा होता है, फ्रीली फॉलिंग लिक्विड, सरफेस टेंशन। रेन ड्रॉप देखा हो कभी, जब बारिश हो रही है वो क्यों इलोंगेटेड, लंबूतरे से क्यों हो जाते हैं? सरफेस टेंशन। आप लोग सोचते होंगे ग्रेविटी, नो, सरफेस टेंशन। जैसी सरफेस पे आ जाएंगे दोबारा वो इलिप्टिकल गोल स्फेरिकल हो जाएंगे, गोल से हो जाएंगे। चेक कीजिएगा, तो नोट कीजिएगा कभी इस चीज़ को। अब ये 2-3 रीज़न है, देख लें आप लोग। लिक्विड राइज क्यों होता है कैपिलरी ट्यूब में? यही सेम रीज़न, क्योंकि एडहेसिव फोर्स और कैपिलरी के दरमियान ताकत आ गई तो उसने खींच लिया। देखा, कैपिलरी वर्सेस वाटर, दो अलग मॉलिक्यूल, दो अलग मटेरियल, राइज हो गया। अभी जो पीछे बताया वही कि पानी कॉनकेव मिनिस्कस बनाता है, डाउनवर्ड लोअर, जबकि मरकरी अपवर्ड ऊंचा मिनिस्कस बनाता है। और इसी रीज़न की वजह से मरकरी कभी अपने बर्तन को गीला नहीं करेगा, जो मैंने कहा टाइनी ड्रॉप्स अपनी दीवारों पे छोड़ेगा नहीं, जहाँ जाएगा पूरा एक साथ जाएगा। तो ये कैपिलरी में राइज होना रीज़न, वाटर का कॉनकेव और मरकरी का कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनाना अपने कंटेनर में, वेसल में, रीज़न। और मरकरी इज़ अ नॉन वेटिंग। अच्छा, इन दोनों की वजह एक होगी, क्योंकि जिसकी एडहेसिव फोर्स वीक होगी तो अल्टीमेटली वो वेट करेगा, और जिसकी कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होगी वो वेट नहीं करेगा, क्योंकि दीवारों से वो धक्का खाएगा। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि दे आर पुल्ड अप ऑन द वॉल्स। लग रहा है कि वो मैं दीवार पे चढ़ा रहा है लिक्विड, वाटर में ये हो रहा है। देखें, एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग। और मरकरी में ऐसा क्यों है? दे आर लाइक टू बी पुश्ड अवे, हटो, दूर हटो। तो देखा ऊपर यूँ होगा कि दीवारें उनको धक्का दे रही हैं बर्तन की कि हटो, तो वो देखा यूँ मिनिस्कस बन गया। और पानी के लिक्विड को ऐसा कह रहा है कि दीवार के मेरे ऊपर चढ़ जाओ, तो यूँ चढ़ गई। कहानी समझ आई? ये है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। फिर भी देख लें और दी एंड करें माशाल्लाह से। जिन्होंने मेरे साथ पूरा लेक्चर लिया उनको शाबाश और थैंक्स, और जिन्होंने बस लग रहा होगा सर की आवाज़ कहाँ चली गई। ये सारी बातें मैंने समझा दी हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ कि आप देख लें। ये कोहेसिव एडहेसिव फोर्स विद सरफेस टेंशन, इसकी पूरी कहानी थी। इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी जो है मैंने रोक के रखी कि बच्चों को समझ आ रहा होगा। ब्लॉटिंग पेपर भाई, अखबारी कागज़ देखा और टिश्यू देखा, उस पर एक कतरा गिरता है कैसा फैल जाता है।
सरफेस, यानी वो पोर्स जो हैं वो कैपिलरी का काम करने लग जाती हैं और पोर्स जो हैं वो नेबरहुड में खींचती चली जाती हैं और वो लिक्विड या वो इंक या वो डाई फैल जाती है दाएं बाएं में, गिरती तो यहाँ पे फैल जाती है पूरे में। तो वो यानी कि समझे टाइनी टाइनी पोर्स जो हैं वो टिश्यू पेपर पे या न्यूज़पेपर पे वो कैपिलरी का काम करने लगे, यूँ फैल गए। और स्फेरिकल ड्रॉप तो दिखाई दिया, बता ही दिया कि वो किस तरह गिरते हुए रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल। और ये जो लिखा हुआ है ना इसमें, स्मॉलेस्ट एरिया फॉर अ गिवन वॉल्यूम, यानी इसको आखिरी बात बोल के ख़त्म कर रहा हूँ। इसको यूँ समझे कि मेरे हाथ पे नल जो टैप होता है उसमें से एक कतरा पानी गिर रहा है, तो देखें पानी के कतरे की डायमेंशन कितनी है और मेरे हाथ की डायमेंशन कितनी है। तो स्मॉलेस्ट एरिया टू वॉल्यूम रेशो अनफेवरेबल हो गया, छोटा है और ये इतना बड़ा, तो वो उसको सरफेस खींच लेगी मेरे हाथ की, या ज़मीन पे गिरने जा रहा है या बाल्टी में, कि ये देखें फैल गया। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड टेकिंग एडवांटेज। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सहज ज़िंदगी तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।